बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर अब आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें फर्दर 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक फेज वही जो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी डिस्कस किया था, ग्लाइकोलिसिस है, और आज का हमारा ये लेक्चर इसी ग्लाइकोलिसिस के मुतालिक होगा। जी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हम इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं कि टोटल 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो आप देख चुके हैं कि वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोसेस परफॉर्म हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया की उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन यहां पर आपको साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी यूकैरियोटिक सेल में। अलबत्ता जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सारा ये इवेंट साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होगा, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की वो कुछ इवेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ओवरऑल 4 फेजेस पर कंसिस्ट करते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस जो कि यूनिवर्सल पाथवे विच इज फाउंड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एज वेल एज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये यहाँ पर भी परफॉर्म होगा। और अभी हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जब एरोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म हो और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म हो तो क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को भी आज हम मुलाहिज़ा करेंगे। और इसके साथ साथ फिर सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इवेंट परफॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ pyruvates which is also known as link reaction। ये सेकंड फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, लिंक रिएक्शन। एंड द थर्ड फेज इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। एंड द लास्ट फेज इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये गालिबन लास्ट फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इस तरह से आप देखिए कि 4 फेजेस पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को ही कवर कर पाएंगे। तो आइए देखिए कि ग्लाइकोलिसिस कैसे परफॉर्म होता है और ग्लाइकोलिसिस का एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिफाइंड एज the breakdown of glucose molecule into 2 molecules of pyruvate या pyruvic acid। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? the breakdown of glucose molecule, breakdown of glucose molecule, glucose which is a 6 carbon molecule, the breakdown of a glucose molecule into 2 molecules of pyruvate, into 2 molecules ऑफ पायरुवेट्स या पायरुविक एसिड। और एक पायरुवेट दरअसल ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इस तरह से चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनेंगे तो एक्चुअली ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कोई लॉस या गेन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एक बजट तैयार करेंगे।
ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ये दरअसल 3 मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये पाथवे डिस्कवर हुआ था, और उनके नाम से भी समटाइम इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को मंसूब किया जाता है। उन लोगों का नाम था एम्डन मेयरहॉफ पार्नाज। इस वजह से इसको ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे उनके नाम की मुनासबत से कहा जाता है। EMP पाथवे, EMP पाथवे इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जितने भी इसके रिएक्शंस हैं दे वर डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ 3 साइंटिस्ट। उसमें एक शख्स था एम्डन, दूसरा शख्स था मेयरहॉफ, और तीसरा शख्स था पार्नाज। तो इन 3 लोगों की नाम की मुनासबत से ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस जो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये 2 स्टेप्स में परफॉर्म होगा। ग्लाइकोलिसिस इसको प्राइमरीली हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस का एक फेज कहलाएगा प्रिपरेटरी फेज। वन ऑफ इट्स फेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। एक्चुअली ये जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीडेशन, बिकॉज द नेक्स्ट फेज इज द ऑक्सीडेटिव फेज। जो नेक्स्ट फेज है उसे ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है। तो नेक्स्ट फेज जिसे ऑक्सीडेटिव फेज कहा गया, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, और इसी ऑक्सीडेशन इवेंट के दौरान दरअसल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये नेक्स्ट फेज जिसे ऑक्सीडेटिव फेज कहा गया है, इसके लिए ग्लूकोज को प्रिपेयर करना होता है पहले, इस वजह से फर्स्ट फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज रखा गया है। और बल्कि फर्स्ट फेज में एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ATP खर्च होगी, इस वजह से प्रिपरेटरी फेज इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट फेज। प्रिपरेटरी फेज को इसी मुनासबत से इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर इन टर्म्स ऑफ ATP सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इन्वेस्टेड। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट फेज कहलाता है, क्योंकि यहां पर ATP खर्च किए जाएंगे बजाय अर्न करने के, यहां पर ATP का खर्चा होगा। तो ये प्रिपरेटरी फेज इस वजह से इन्वेस्टमेंट फेज कहलाता है, क्योंकि कुछ अर्न करने के लिए पहले कुछ स्पेंड करना पड़ता है। तो ये स्पेंडिंग फेज है या इन्वेस्टमेंट फेज। और उसके बाद फिर जब ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी रिलीज होती है तो इस मुनासबत से इसे कहा गया पे ऑफ फेज। तो समटाइम ये यहां पर रीजनिंग पूछी जाती है कि वाई प्रिपरेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फेज। तो आपने यहां पर ये इन टर्म्स ऑफ ATP कंजप्शन ऑफ एनर्जी पॉइंट आउट करनी है कि some amount of energy in terms of ATP is consumed during this preparatory phase, therefore it is called investment phase. And why oxidative phase is called payoff phase? तो यहां पर आपने एनर्जी रिलीज का तस्करा करना है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, therefore it is called payoff phase. तो ये ग्लाइकोलिसिस इस तरह से 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। दोनों फेजेस में 5 रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं। इस तरह से टोटल ग्लाइकोलिसिस 10 रिएक्शंस पर मुश्तमिल एक पाथवे है। याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी इन्हीं 10 रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इन्हीं 10 रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज में आएगा? फर्क आएगा नंबर ऑफ ATPs के लिहाज से, वो आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला फेज है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, वो कैसे परफॉर्म होता है। प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, प्रिपरेटरी फेज which is also known as investment phase. So during preparatory phase what happens that the molecule of glucose का एक molecule, the molecule of glucose is broken down into, या बल्कि broken down नहीं होता, the molecule of glucose during this reaction
रिएक्ट्स विद एटीपी, एटीपी के साथ इसका रिएक्शन होगा, और एटीपी के साथ जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को शिफ्ट हो जाएगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो इस एटीपी मॉलिक्यूल का एक फॉस्फेट ग्लूकोज को मिल जाएगा, ग्लूकोज जो कि टोटल 6 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल था। आफ्टर गेटिंग दिस फॉस्फेट, ग्लूकोज इज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज को जब फॉस्फेट मिल गया देन इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जबकि आफ्टर लूजिंग फॉस्फेट ग्रुप एटीपी इज चेंज इनटू एडीपी। तो यहां पर आपने एटीपी की फर्स्ट सैक्रिफाइस देख ली कि पहला जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो इस जगह पे खर्च हुआ है, अपना फॉस्फेट लूज करके एटीपी एडीपी में चेंज हो गया, और वो फॉस्फेट जो एटीपी ने यहां पे लूज किया था वो ग्लूकोज ने हासिल कर लिया और ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर अटैच हुआ है। अगर मैं यहां पर आपसे इस रिएक्शन का टाइटल पूछूं कि ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, इसको अगर टाइटल देना हो कि ये किस किस्म का रिएक्शन है, तो आप इसमें क्या चूज करेंगे कि क्या ये ऑक्सीडेशन इवेंट है या रिडक्शन है या फॉस्फोरिलेशन है या डीफॉस्फोरिलेशन है? आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ है? Phosphorylation. This is actually phosphorylation. This reaction is actually phosphorylation reaction. Why it is called phosphorylation? Why not dephosphorylation? अगर हम एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉस्फेट का लॉस हो रहा है, तो इस लिहाज से तो डीफॉस्फोरिलेशन होना चाहिए था, लेकिन हम इस रिएक्शन को टाइटल एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देंगे। हम इससे पहले फोटोसिंथेसिस में भी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते रहे कि हमेशा हम रिएक्शंस को करेक्टराइज करते हैं सबस्ट्रेट की एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रहा है। जैसे इस रिएक्शन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट ने जो कि फॉस्फेट गेन किया है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और इस तरह से ग्लूकोज आफ्टर टेकिंग अ फॉस्फेट ग्रुप इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पर आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ग्लूकोज इन दिस रिएक्शन, ग्लूकोज एक एंजाइम है इस रिएक्शन का या सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है या को एंजाइम है, तो आप क्या पिक करेंगे कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ दिस रिएक्शन। एंड व्हाट अबाउट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और एटीपी का यहाँ पे रोल क्या है? एटीपी किस ये यहाँ पर कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। एटीपी इज द कोएंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन, जबकि इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट एंजाइम इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। हेक्सोकाइनेज, क्या आपको याद आ रहा है कि हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द एंजाइम? हम ऑलरेडी एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो आइसोमरेजेज नहीं है बेटे। हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू विच ग्रुप? हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेजेस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स को हमने कहा था जो एक मॉलिक्यूल से किसी ग्रुप को या किसी फ्रेगमेंट को दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट करते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी शिफ्टेड टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देयरफॉर दिस एंजाइम बिलोंग्स टू द ट्रांसफरेज ग्रुप। ये ट्रांसफरेज टाइप का एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफरेज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, ठीक है भाई। तो ये इस तरह हर एक पॉइंट के ऊपर आप तवज्जो हासिल करते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे। अच्छा, इस रिएक्शन के मुतालिक आप ये याद रखिए कि ये 1 वे डायरेक्शन में परफॉर्म होने वाला रिएक्शन है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर ये सिंगल डायरेक्शन में परफॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब अगले रिएक्शन के अंदर जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें ये कन्वर्ट होने जा रहा है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होगा आपको यहां पर ये समझना चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो दरअसल यहां पर जस्ट आइसोमराइजेशन हुई है। ग्लूकोज अपनी एक आइसोमर यानी फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, लिहाजा रिएक्शन नंबर 2 विल बी टाइटल्ड एज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाएगा। और इस आइसोमराइजेशन रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट एंजाइम इज हेक्सोज आइसोमरेज या फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम उसे कहा जाता है। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। और मेरा ख्याल में ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चूंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट बिलोंग्स टू द आइसोमरेजेस ग्रुप। अच्छा, उसके बाद तीसरा रिएक्शन इसमें अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल की कुर्बानी दी जाएगी। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल बी सैक्रिफाइस्ड। बिल्कुल रिएक्शन नंबर 1 की तरह यहां पर भी ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, और एटीपी अपना फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को प्रोवाइड कर देता है। खुद एटीपी फॉस्फेट लूज करने के बाद एडीपी में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक और फॉस्फेट हासिल करने के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। पहले ही इसके पास एक फॉस्फेट मौजूद था, जो पहले वाला फॉस्फेट था वो इसके 6 पोजीशन पे था, लेकिन अब जो फॉस्फेट इसको मिला है दैट फॉस्फेट इज अटैच एट कार्बन नंबर 1, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी रिएक्शन नंबर 1 की तरह फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हासिल हुआ, और इस तरह से ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है दैट एंजाइम इज नोन एज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये भी दरअसल ट्रांसफरेजेस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि इसने भी एक मॉलिक्यूल से कोई ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल को शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है, तो ये भी ट्रांसफरेज का मेंबर है। अच्छा, उसके बाद अब ये रिएक्शन नंबर 4 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आप देख रहे हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिएक्शन नंबर 4 में स्प्लिट कर जाता है। अभी तक का आप देख रहे थे ये सब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, ग्लूकोज भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। लेकिन इस जगह पर आकर इनके दरमियान यूं स्प्लिटिंग होगी, और इस स्प्लिटिंग के नतीजे में अब 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रोड्यूस होंगे, और उन 2 मॉलिक्यूल्स में वन ऑफ देम इज कॉल्ड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वन ऑफ देम इज कॉल्ड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 phosphate, and the second one is known as dihydroxyacetone phosphate. The second one is known as dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate or glyceraldehyde 3 phosphate both are isomers to each other, और ये दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के दरमियान से क्लीव होने पर फॉर्म हुए हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज क्लीवेज
दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीवेज रिएक्शन। इसे स्प्लिटिंग या क्लीवेज कहा जाएगा, क्लीवेज या स्प्लिटिंग रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, स्प्लिटिंग और क्लीवेज। एंड दिस स्प्लिटिंग और क्लीवेज इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज एल्डोलेज। यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है, उसका नाम है एल्डोलेज। अब आप गेस कीजिए कि एल्डोलेज बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की जो 6 क्लासेस आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की बुनियाद पर एक्सप्लेन की थी, उसमें एल्डोलेज बिलोंग्स टू विच क्लास? आप इसका मोड ऑफ एक्शन देखिए जी। लाइगेजेस। लाइगेजेस तो बेटे 2 मॉलिक्यूल को जोड़ते होते हैं, इसने जोड़ने का काम तो नहीं किया, इसने तो ब्रेक डाउन किया। लाइसेस हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन इसने आपने देखा कि कोई वाटर ऐड नहीं किया। सर लाइएजेस, आप याद कीजिए हमने एंजाइम पढ़े थे लाइएजेस, जो कि मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। मैंने आपको कहा था पानी पिलाए बगैर मारते हैं, तो ये एल्डोलेज बिलोंग्स टू द लाइएज ग्रुप। सही। अच्छा, अब ये रिएक्शन नंबर 4 था और उसके बाद अब रिएक्शन नंबर 5। तो रिएक्शन नंबर 5 जो होता है ना, ये एक आइसोमेराइजेशन है, आइसोमेराइजेशन। क्योंकि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर हासिल हुए, दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर इंटरकन्वर्टेबल। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन नंबर 5 के अंदर इनके दरमियान आइसोमेराइजेशन होगी, और इस आइसोमेराइजेशन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुका है यहां पर, और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मॉलिक्यूल बना है, लेकिन ये अब इस 5th रिएक्शन में चेंज हो जाएगा इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस तरह से यहां पर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज रिएक्शन नंबर 5। इस रिएक्शन नंबर 5 को नाम दिया जाएगा आइसोमेराइजेशन। This isomerization is catalyzed by an enzyme known as triose phosphate isomerase, या फिर इसको समटाइम ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमरेज भी कहा जाता है। तो ये ट्रायोज फॉस्फेट ये पॉइंट रिपीट कर दें। आइसोमरेज। जी बेटा, क्या कह रही हैं आप? सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें, 5th। देखो 5th पॉइंट में ऐसा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल यहां से टूटा था 4th रिएक्शन में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उससे 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन इस 5th रिएक्शन में अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल बी चेंज इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल था, एक और इसकी कन्वर्जन से बन गया, तो इस वजह से इस 5th रिएक्शन को नाम दिया गया आइसोमेराइजेशन, विच इज कैटलाइज्ड बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, जो आइसोमरेजेस ग्रुप का एक मेंबर है। और यूं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 5 रिएक्शंस ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। जी हसन अंसारी। G3P हम लोग इसको कह सकते हैं कि एंजाइम जो है इसमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमेरेज है। बिल्कुल, ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमरेज मैंने ये नाम भी लिया है, और ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ये भी नाम लिया जाता है। दोनों नेम्स यूज किए जाते हैं यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ओके सर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखिए 5 रिएक्शंस की कंप्लीशन के बाद सर ये दोबारा बता दें, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज और दूसरा कौन सा है? दूसरा ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमरेज, ये सबस्ट्रेट के नाम के लिहाज से। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, यहां पर देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रिपरेटरी फेज व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स, और उसमें ऑप्शन मैं आपको देता हूं। जैसे एक ऑप्शन है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स? तो यहाँ पे आपने पिक करना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं। सही।
तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रिपरेटरी फेज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको आमतौर पर G3P भी कहा जाता है। दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज G3P। आपको याद आ रहा है कि हमने G3P किसी और जगह भी पढ़ा था? डार्क साइकिल। डार्क रिएक्शन के अंदर केल्विन साइकिल की आउटपुट भी था, ठीक है, वहां पर हमने एज आउटपुट ऑफ द केल्विन साइकिल पढ़ा था। जी मुस्तासिन बेटे, आप क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया वो रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन मैंने ये पूछा है बेटा कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो उसमें ऑप्शंस में एक तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी एक मॉलिक्यूल इसका एक इसका। दूसरा ऑप्शन में ये 2 मॉलिक्यूल्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और तीसरा ऑप्शन है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आपने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाले ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है एटीपीज की? हाउ मेनी एटीपीज आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज? 2 molecules. 2 ATP molecules has been consumed. यहां पर ये 2 ATP are consumed. 2 ATP की कंजप्शन यहां पे पॉइंट आउट की गई है। दरअसल एक ATP मॉलिक्यूल जो है 1 ATP, इट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। 7.3 किलो कैलोरी। असल में एक एटीपी किसी जगह पर जब अपनी एनर्जी लूज करता है, जब किसी एक्टिविटी में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी अगर एटीपी से रिलीज होगी, तो यहां पर चूंकि 2 एटीपी कंज्यूम हुए, तो इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम यहां पर पूछें आपसे कि हाउ मच एनर्जी हैज बीन इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज, तो कितने किलो कैलोरीज एनर्जी यहां पर इन्वेस्ट हुई है? 14.6 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। आपने ये 2 एटीपी या फिर 14.6 किलो कैलोरी एनर्जी याद रखनी है जो प्रिपरेटरी फेज में खर्च की गई है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो फेज है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज? ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे प्रोसीड होगा। लिहाजा यहां पर हर एक चीज को ट्वाइस कंसीडर करना है। सॉरी, यहां पर आपने हर एक चीज को ट्वाइस कंसीडर करना है, यानी हम हर एक के साथ यहां पर 2x लिखेंगे ताकि ये याद रहे कि ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये 2 दफा परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। सो दीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके ये 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर रिएक्ट करेंगे विद NAD। यहां पर NAD मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, और NAD के साथ साथ यहां पर एक और चीज भी परफॉर्म होगी। NAD याद करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर आपको इससे पहले मुतारिफ करवाया हुआ है ना। जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था वो NADP था, उसमें एक फॉस्फेट एडिशनल था, लेकिन ये NAD मॉलिक्यूल निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट है जिस पे प्लस चार्ज है। ये मॉलिक्यूल यहां पर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्ट करता है और इससे 2 हाइड्रोजन गेन कर लेता है, और 2 हाइड्रोजन गेन करने के बाद ये बन जाएगा NADH+H+, जिसको आमतौर पर हम NADH2 भी कह देते हैं। असल फॉर्म ये है, यानी ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ये चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसने हाइड्रोजन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ले लिए,
इसने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इससे 2 हाइड्रोजन इसने गेन कर लिए हैं, तो इस वजह से ये एक्टिविटी एक किस्म की ऑक्सीडेशन एक्टिविटी है। बट एट द सेम टाइम यहां पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन भी होगा, बट दिस टाइम फॉस्फेट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज पीआई, वो यहां पर ऐड हो रहा है। यहां पर एटीपी से फॉस्फेट नहीं लिया जा रहा। इससे पहले आपको याद है हमने 2 जगह पर एटीपी के जरिए फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड होता हुआ देखा, लेकिन इस वक्त ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर ऐड होगा डायरेक्टली। तो इस तरह ये 2 एक्टिविटीज हो गई, यहां पर ऑक्सीडेशन भी है और फॉस्फोरिलेशन भी। आफ्टर दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। आफ्टर दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट is now changed into 1,3-bisphosphoglycerate, 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 bisphosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglycerate या इसको 1,3-bisphosphoglyceric एसिड कहा जाएगा। ये आयनिक स्टेट है, और अगर नॉन आयनिक स्टेट में नाम लिखा जाए तो 1,3-bisphosphoglyceric एसिड। इसको आमतौर पर 1,3-bis-PGA भी कहा जाता है, या 1,3-bis-PG नाम भी लिखा जाता है। दोनों एब्रीविएशंस यूज की जाती हैं, याद रखिए आप। 1,3-bis-PGA, 1,3-bis-PGA, या फिर इसको जस्ट 1,3-bis-PG कहा जाएगा, PG। तो ये दोनों एब्रीविएशंस इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन है। दिस 6th रिएक्शन कैन बी टाइटल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। This oxidative phosphorylation is catalyzed by glyceraldehyde dehydrogenase enzyme। यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा एंजाइम है? That enzyme is glyceraldehyde dehydrogenase enzyme, dehydrogenase। ठीक है भाई, तो ग्लाइसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NAD के जरिए ग्लाइसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दी है, डीहाइड्रोजिनेशन कर दी है, और खुद ये हाइड्रोजन लेकर NADH बन गया, जबकि फॉस्फेट का एडिशन भी यहां पे हुआ, और इस तरह से 1,3-bisphosphoglycerate इज प्रोड्यूस। ये रिएक्शन भी इसी तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इस वजह से आपको बीच में पॉइंट आउट किया जा रहा है, बाज़ का ग्लाइकोलिसिस में पूछा जाता है कि राइट एनी इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो आपको यहां पर ये क्लियर होना चाहिए, बुक में भी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये एरोस देख लेना कि कौन से इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। हाँ जी, तो 1,3-bisphosphoglycerate मॉलिक्यूल रिएक्शन नंबर 7 के अंदर यहां पर अब ये एनर्जी लूज करेगा, इस जगह पर एनर्जी का लॉस होता है। होता ये कि 1,3-bisphosphoglycerate नाउ रिएक्ट्स विद ADP। ADP के साथ इसका रिएक्शन होगा, और जब ADP इसके साथ रिएक्ट करता है तो ADP इससे अपना खोया हुआ फॉस्फेट गेन कर लेता है वापस। देखो ये रिएक्शन ADP के साथ इसका हुआ, और ADP ने अपना खोया हुआ फॉस्फेट वापस ले लिया, एंड इट बिकम्स ATP। सो इन दिस वे ATP मॉलिक्यूल इज जनरेटेड। याद रहे कि ये वाला रिएक्शन भी ट्वाइस परफॉर्म होना है, ये भी 2x इसके साथ हम लिख रहे हैं, वो इंडिकेट करने के लिए कि दिस इज ऑल्सो अ ट्वाइस रिएक्शन, 2 दफा। इसमें हर एक चीज को डबल कंसिडर करना है, यानी 1,3-bisphosphoglycerate के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं इस जगह पर, यहां पर ADP भी 2 थे और ATP भी 2 प्रोड्यूस होने। तो इस फॉस्फेट के रिमूवल के बाद अब ये 1,3-bisphosphoglycerate बिकम्स 3-phosphoglycerate,
3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। इसका मतलब है कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट के पास कितने फॉस्फेट ग्रुप थे? दो। उनमें से एक लूज हो गया। कौन से वाला फॉस्फेट ग्रुप लूज हुआ है? वो जो फर्स्ट कार्बन पर था या वो जो थर्ड कार्बन पर था? फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट ग्रुप यहां पे लूज हो गया है। और ये रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 7, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये अलग से हम पूछते होते हैं कि राइट डाउन द रिएक्शन इन विच एटीपी मॉलिक्यूल इज जनरेटेड, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन विच एटीपी मॉलिक्यूल इज जनरेटेड। उसमें आपने ये रिएक्शन पॉइंट आउट करना है। 1,3-bis-phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate after the loss of ATP, and this reaction can be called as, इसके लिए टाइटल मुंतखब कीजिए, क्या कहना चाहिए इसको? फॉस्फोरिलेशन, डीफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? So this is in fact dephosphorylation. Dephosphorylation है तो ऐसे ये डीफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट एंजाइम इज नोन एज फॉस्फोग्लाइसरेट ट्रांसफरेज या फिर इसको काइनेज कह सकते हैं, क्योंकि ये भी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, तो फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। तो ये फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर डीफॉस्फोरिलेशन हुई है। वैसे तो हम यहां पर टाइटल डीफॉस्फोरिलेशन देते हैं, लेकिन यहां पर एक और टाइटल भी अक्सर दिया जाता है। वो क्या? असल में देखो कि इसमें रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी जनरेशन दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के तहत होती है। एक मैकेनिज्म तो जो हम फोटोसिंथेसिस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे केमियोस्मोसिस कहा जाता है। एक तो केमियोस्मोटिकली यहां एटीपी जनरेट होंगे, और दूसरा आप रेस्पिरेशन में एटीपी की जनरेशन देखेंगे बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो इस जगह पर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन। ये एटीपी जनरेशन का एक मैकेनिज्म है इन विच an organic phosphorylated substrate, जैसे ये 1,3-bis-phosphoglycerate is an organic phosphorylated substrate, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड है, और सबस्ट्रेट इस वक्त इट डायरेक्टली डोनेट्स इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी टू मेक एटीपी। ठीक है, अगर इस तरह से ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट डायरेक्टली एडीपी को देके एटीपी बना दे, तो दिस काइंड ऑफ एटीपी जनरेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जबकि दूसरा मैकेनिज्म जो एटीपी जनरेशन का भी आप आगे चलकर मुलाहिजा करेंगे, वो कहलाएगा केमियोस्मोसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। समटाइम हम ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये पूछते हैं और साथ एग्जांपल पूछते हैं, उसमें ये रिएक्शन नंबर 7 की एग्जांपल दी जाएगी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको इसके नंबर के लिहाज से आपने याद रखना है कि विच रिएक्शन ऑफ द glycolysis is an example of substrate level phosphorylation. तो this is reaction number 7. अच्छा, अब देखिए कि ये रिएक्शन नंबर 7 के बाद रिएक्शन नंबर 8, जिसमें 3-phosphoglycerate एज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, तो ये भी दरअसल 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे इनका भी रिएक्शन ट्वाइस परफॉर्म होगा, 2x इसके साथ भी हम लिखेंगे। इन द नेक्स्ट रिएक्शन 3-phosphoglycerate are changed into 2-phosphoglycerate। ठीक है, 2-phosphoglycerate में इसकी चेंजिंग होगी। दिस कन्वर्जन ऑफ 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate is another type of isomerization। आप जरा दोनों मॉलिक्यूल्स में गौर कीजिए, फर्क किस बात का है? दोनों फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोग्लाइसरेट। तो देयर इज difference of just position of phosphate। position of phosphate 3-phosphoglycerate में थर्ड कार्बन है और 2-phosphoglycerate में सेकंड कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन्स का क्या फर्क है भाई 3-phosphoglycerate में और 2-phosphoglycerate में?
सर सेम है। सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, याद रहे। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप ये 3 और 2 देखकर नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में सोचना शुरू कर दें। नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, जस्ट ये पोजीशन ऑफ फॉस्फेट इज चेंज्ड। अच्छा, तो ये रिएक्शन नंबर 8 जो कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन था, रिएक्शन नंबर 8 इज एन आइसोमराइजेशन, और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम है ये। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज also belongs to the isomerases group. Up to phosphoglycerate in the next reaction. The next reaction is the dehydration reaction, in which 2-phosphoglycerate is changed into phosphoenol pyruvate. यहाँ पर दरअसल लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और उसके नतीजे में ये बन जाएगा phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate. This reaction is the result of loss of water molecule. Molecule of water has been lost. इस वजह से इस रिएक्शन का टाइटल मुंतखब किया जाएगा as dehydration reaction. This is dehydration reaction, और ये रिएक्शन नंबर 9 that is dehydration reaction. It is catalyzed by an enzyme known as enolase. उस एंजाइम का नाम है इनोलेज। यहां पर इनोलेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, इनोलेज। अब आखिर में ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना है, इन द लास्ट फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज चेंज इनटू पायरुवेट, ये आखिर में अब पायरुवेट में चेंज होगा। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट इनटू पायरुवेट, यहां पर अब पायरुवेट की फॉर्मेशन हो रही है। ये रिएक्शन भी ट्वाइस परफॉर्म हुए, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स थे, उसके नतीजे में ये भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन भी ट्वाइस परफॉर्म हुआ है, और एट द एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स आर प्रोड्यूस। पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फाइनली इस जगह पर फिर एक बार एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा। एज यूजुअल फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिएक्ट्स विद एडीपी, और एडीपी यहां से फॉस्फेट लेकर एटीपी बन के यहां से निकल जाएगा, और जबकि आफ्टर द लॉस ऑफ द फॉस्फेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट आर नाउ चेंज टू पायरुवेट। तो ये रिएक्शन नंबर 10, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 10 भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की एग्जांपल है। लेकिन इस रिएक्शन को भी, जैसे हमने इधर डी फॉस्फोरिलेशन कहा था, तो इसको भी डी फॉस्फोरिलेशन कहा जा सकता है। जी अमाद, क्या कह रहे हैं आप? सर ये 10 नंबर जी बेटा, क्या बोला? 10th नंबर रिएक्शन रिपीट कर दें। जी 10th नंबर रिएक्शन में मैंने समझाया है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट एडीपी के साथ रिएक्ट करता है और अपना फॉस्फेट एडीपी को देगा, जबकि फॉस्फेट लूज करने के बाद ये पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। अब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल आखिरी सबस्ट्रेट है, आखिरी प्रोडक्ट है जो कि आगे अगले पाथवे में दाखिल होगी। इस रिएक्शन को भी एक एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज पायरुवेट काइनेज एंजाइम। पायरुवेट काइनेज एंजाइम, दिस एंजाइम इज नोन एज पायरुवेट काइनेज। जी हमदा, क्या कह रही हैं आप? सर ये जो यहाँ पे 7th और 10th रिएक्शन में ये जो एडीपी यूज हुए हैं, ये वही वाले एडीपी हैं जो प्रेपरेटरी फेज में प्रोड्यूस हुए थे? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं वही एडीपी यहाँ इस्तेमाल में आ गए हैं, और फिर दोबारा अपना ये फॉस्फेट लेकर अलग हो गए। देखो वहाँ तो सिर्फ 2 एडीपी, हाँ, तो उसके अलावा और भी यहाँ पर यूज हुए, ये मैं बताने लगा था कि वहां पर तो जस्ट 2 थे, लेकिन यहाँ पर टोटली 4 इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो 2 वही हो सकते हैं, 2 और भी आ गए इधर। और जो आए हैं ये इधर से 6th रिएक्शन से तो नहीं प्रोड्यूस हुए ना? यहाँ पे तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ है ये एटीपी का तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, ये एटीपी का नहीं है। तो इसके अलावा देखो ये रिएक्शन सारे हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये
रॉ मटेरियल के तौर पर बाकी चीज़ें भी सारी मौजूद होती हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरह से ये रिएक्शन नंबर 7 और 10 दो ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। इस तरह से ये 10 रिएक्शंस कंप्लीट होने पर ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो इस ग्लाइकोलिसिस में दो ऐसे मकामात आए जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुई है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, रिएक्शन नंबर 7 एंड 10। और टोटल एटीपी कितने बन गए यहां पर? टोटल एटीपी बन गए 4, 2 रिएक्शन नंबर 7 में और 2 रिएक्शन नंबर 10 के अंदर, जबकि 2 कंज्यूम भी हुए। तो यहां पर हम अपना ये जो आज का लेक्चर है उसको फिनिश करते हैं। इससे आगे आपको फिर एटीपी बजट के मुतालिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.